वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम और मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार भी हैं तारिक महमूद साहब। आज तारिक महमूद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह करना है, लेकिन इस मनसूबे के हवाले से जहां बहुत ज़्यादा अच्छी ख़बरें भी हैं, वहां कुछ कन्फ्यूजन भी जो है वो फैलाई जा रही है। तो तारिक महमूद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सफ़ारती तौर पर यह करतारपुर राहदारी का जो मनसूबा है पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान के लिए किस कदर जो है ये कामयाबियाँ मज़ीद जो है वो लेके आएगा। पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर इस लिहाज से बड़ी कामयाबी है कि ख़ुद भारत के वज़ीर आज़म ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हमने पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से दो चार कर दिया है। अब ख़ुद जो भारत के अवाम हैं, मैं 2 रोज़ पहले भी वहाँ पे था, उससे पहले भी करतारपुर जा चुका हूँ, वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी भारत का, हमारे मुल्क का जो मीडिया है वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो दुरुस्त बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की इस वजह से पज़ीराई हो रही है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात हैं, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी हो रही थी और लोगों की जानें जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बावजूद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ के लिए और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इस मनसूबे पर काम जारी रखा। करतारपुर राहदारी का मनसूबा, जिसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इससे पाकिस्तान का एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, जैसे कल दफ्तर ख़ारजा में जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तमाम जो डिप्लोमेटिक कोर है, जितने सफारतकार हैं, उनको इस्लामाबाद फ़ॉरेन ऑफिस में बुलाया हुआ था। वहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी और उसमें बताया कि पाकिस्तान ने इस मनसूबे के अंदर जो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ काम किया, वो इसलिए किया है कि हम पीपल टू पीपल कनेक्शन, अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ देना चाहते हैं और मजहबी रवादारी पर पाकिस्तान यकीन रखता है। और साथ ही साथ जो कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की जो मशहूर तकरीर है, जो कायद-ए-आज़म ने विज़न दिया था, ये उसका भी अमल है कि इसमें तमाम जो मजहबी अक़लियतें हैं, मज़हबों के मानने वाले हैं, उनको मुसावी हकूक़ दिए जाएंगे और वो अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इसका तो बहुत सारे पहलू बनते हैं इस करतारपुर राहदारी के मंसूबे के। अरे सर, ये बताएंगे कि जिस तरह से कल अभी मौलाना फजलुर रहमान ने कंटेनर के ऊपर अपना खिताब किया, तो उसमें उनकी जानिब से इसे एक नया रंग जो है वो दिया गया। कहा गया कि जो दिन 9 नवंबर जो है वो हमारे जो अपना इलामा इकबाल हैं उनके साथ मंसूब है, उसी दिन जो है वो करतारपुर राहदारी का जो है इफ्तिताह किया जा रहा है। तो इसे एक नया रंग दिया गया कि आप इलामा इकबाल का दिन नहीं मना रहे, लेकिन करतारपुर राहदारी के ऊपर सिखों की जो कि एक बरादरी है उनका दिन मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त बात है कि ये सिर्फ इलामा इकबाल के दिन मनाया जाना चाहिए था, या फिर इसकी सिखों के जो मजहबी त्यौहार हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है, बाबा जो गुरु नानक है उनका जन्मदिन है, उससे मंसूब है ये? असल में हमारा एक मसला ये भी है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को। ये जो 9 नवंबर की तारीख रखी गई है, हुकूमती पॉलिसियों से आप भी वाकिफ़ है, मैं भी जानता हूँ। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, यानी कोई इतना ज़्यादा दूर से दानिशमंदाना नहीं है। ये जो करतारपुर राहदारी, आपको और हमें मालूम है कि ये भी इदारों की, जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, उनका ज़्यादा उसमें दिलचस्पी थी। लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात ये है कि अल्लामा इकबाल की जो किताब है, मेरे ख़्याल में बांगे दरा है, उसमें एक नज़म थी। जब रात को उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने बात की तो उस वक्त मुझे वो याद आ रही थी कि उस नज़म का नाम भी शायद नानक था, और उस नज़म के अंदर वो ख़ुद अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि पंजाब से फिर उठी है तौहीद की सदा। तो उन्होंने तो जो सिख मज़हब है, अल्लामा इकबाल ने तो उसके हक़ में और बाबा गुरु नानक के हक़ में नज़में कही हुई हैं। तो इसलिए तो अल्लामा इकबाल का जो दिन है वो तो सारे दिन ही अल्लामा इकबाल के दिन है। आप तुर्की के अंदर देखें कि अल्लामा इकबाल, तुर्की का सदर जो है वो अल्लामा इकबाल की शायरी के हवाले देता है। ईरान के जो मजहबी रहनुमा हैं वो अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत और कद और किरदार है, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन चीज़ों को पाकिस्तान के जो सियासी बातें हैं वो हमारे दाखिली मामलात, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए। जो अगर हमारी सियासी हुकूमत से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन अगर एक ऐसा काम है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, कौमी मफाद में, उसको हमें सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तो इससे 9 नवंबर को जो राहदारी का मंसूबा है, कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसको देखना ये होता है कि आगे ले जाकर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमें ये मत भूलना नहीं चाहिए कि हम ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे हमारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है, दुश्मन क़ुव्वतें भी बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मकार क़ुव्वतें हैं।
तो किसी भी सिचुएशन को वो किसी भी वक्त मनफी सूरत हाल में बदल सकते हैं, लेकिन हम कोई अगर मुस्बत कदम हमारे हुकूमत या इदारे लेते हैं तो हमें उसका खैर मकदम भी करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। 9 नवंबर का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि कन्फ्यूजन तो यहीं पे क्रिएट की जा रही है ना, और आपको मालूम है क्यों रखा गया? 9 नवंबर का जो दिन है ना, इसको तो एक होता ही है कि आप एक चीज़ें ले रहे होते हैं, उसको इस तरीके से नहीं देख रहे होते कि 9 नवंबर को ये चीज़ भी आ रही है। इसको एक दिन आगे पीछे भी किया जा सकता था, लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने एक डिसीजन कर लिया है और वो सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में ये कोई इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि 9 नवंबर क्यों रखे, क्योंकि 550वीं जो जन्मदिन की तकरीबात है, हाँ, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में 12 नवंबर से शुरू हो रही हैं। तो उसमें 9 नवंबर को उन्होंने इसलिए रखी थी कि जब फंक्शन हो जाएगा, और ज़ाहिर है उस दिन आपको पता है वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, इस वजह से ताकि उनकी खलल भी ना हो उनकी अपनी इबादत में भी, तो ये भी हो सकता है ना कि 3 दिन वो पहले रखी गई और 12 को उनका जो है 550वां जन्मदिन बन रहा है। अच्छा तारिक साहब, ये मंसूबा ज़ाहिर बात है कि आप इसका इफ्तिताह होने के करीब है, सफारती हमें बहुत सारे फ़वाइद भी होंगे, लेकिन मोदी सरकार जहां पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, तो ये मंसूबा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने लाने में कितना अहम किरदार अदा करेगा? आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं ख़ुद जब गया हुआ था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे जो अमेरिका से और बरतानिया से सिख आए हुए थे, वो ब्रिटिश नेशनल हैं और अमेरिकन US नेशनल हैं, और जो कनाडा से आए हुए थे, मतलब सिख वहाँ की शरीयत इख्तियार कर चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि जो सिख बरतानवी और अमरीकी शहरी हैं, वो इस बात की तारीफ़ कर रहे थे कि हमें आने से पहले हमारे जहन में मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, और वो बातें जो हैं, जो भारतीय मीडिया या जो दूसरा वेस्टर्न प्रेस है, उसकी वजह से उनके जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंसर्न्स थे उनके। लेकिन वो कहते हैं जब हम यहाँ पे आके मिले हैं, तो एक जो अमेरिका से आया हुआ सिख था, उसने कहा कि हमें 3 लफ्ज़ मोहब्बत और मोहब्बत मिली है यहाँ पे। तो इससे एक बात, दूसरी बात यह है कि आपको देख लिया होगा कि अमृतसर के अंदर, जलंधर के अंदर इमरान खान के और सिद्धू के पोस्टर लग गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। ये जो माहौल बना हुआ है, और जिस तरीके से भारत के अंदर इंतहा पसंदी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने और RSS ने वहाँ पे एक खौफ और दहशत का माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ के पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और उससे न सिर्फ ये कि जो सिख कम्युनिटी है, उसको ख़ुद भारत के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छा खासी उनकी तादाद है, जो ये समझते हैं कि ये जो सियासी तौर पर बाज़ जो जमातें, बाज़ तंजीमें और बाज़ ग्रोह हैं, वो दोनों ममालिक के दरमियान नफ़रत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उस तरह की जो मनफी प्रोपेगेंडा था या नेगेटिव फोर्सेस थी, उनको रोकने में ये जो स्टेप लिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा मददगार और मामिन होगा। हमने तो करतारपुर राहदारी को एक नेशनल एजेंडे के तौर पे लिया ना, मौजूदा हुकूमत ने जब ये इक़्तिदार में आई है, तो एक तरफ भारत पाकिस्तान के हवाले से जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा करता है, तब जब ये सिख ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाएंगे और एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में देंगे। जैसा आपने बताया कि बरतानिया से आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे, और भी बहुत सारे ममालिक से आए हुए थे। लेकिन तारिक सर ये बताएं कि अब आपने पहले भी विज़िट किया था इस मंसूबे का, लेकिन अब आपने विज़िट किया, क्या तब्दीली आपको नज़र आई इस मंसूबे के ऊपर? कितना डेवलप किया गया है इसे? इसको जो डेवलपमेंट है, मैं उस पर आपको फोकस करने से पहले बताता हूँ कि इसकी पहले पोजीशन क्या थी, इस जगह की सिखों के लिए मजहबी तौर पर कितनी अहमियत है। ये उनके लिए इतना ही अहम है जितना हमारे लिए मदीना है, क्योंकि जो बाबा गुरु नानक हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल इसी करतारपुर में, इसी जगह पे नारोवाल के करीब ये जो जगह, वहाँ पे गुजारे थे, और उनकी वफ़ात भी वहीं पर हुई थी। और उसके बाद 72 साल से जो सिख थे, वो उस गुरुद्वारे को देखने के लिए और उनकी आखिरी आरामगाह को देखने के लिए 4.5 किलोमीटर दूर से दूरबीन के ज़रिए देखते थे, लेकिन वो वहाँ से आ नहीं सकते थे। तो ये थोड़ा सा उनकी जो फीलिंग्स है, उनको समझने की ज़रूरत है कि 4.5 किलोमीटर का जो फासला है, उसको तय करने में 72 साल लग गए। पाकिस्तान ने वहाँ पर जो तामीराती काम किया है, उसकी एक मिसाल आप यहाँ से देख लें कि 4 एकड़ पर वो सारा कम्प्लेक्स बना हुआ था। अब उसको 4 से बढ़ाकर 42 एकड़ पर तो सिर्फ वो इमारत है और उसका सहन है जो गुरुद्वारा। और इस तरीके से ये जो गुरुद्वारा है, ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुरुद्वारा बन चुका है सिख कम्युनिटी का। तो इससे भी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन और उनका लगाव बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इसका जो कुल रकबा है, वो
42 एकड़ नहीं है बल्कि 444 एकड़ का कम्प्लेक्स वहाँ पे बन रहा है। उस 444 एकड़ के अंदर ये है कि 140 एकड़ का तो एक फ़ेज़ है, जिसके अंदर 42 एकड़ का वहाँ पे वो सारा गुरुद्वारा है। उसके इर्द गिर्द बारादरी बनाई गई है। उस बारादरी के अंदर एक बहुत बड़ा सेन है जो 660 फुट बाई 660 फुट का उसका एक पोर्शन बनता है। और इसके साथ साथ जो कवर्ड एरिया वहाँ पे बन रहा है सिर्फ 1 मिलियन एकड़ स्क्वायर फीट, 1 मिलियन स्क्वायर फीट है, यानी 10 लाख मुरब्बा फुट उसका कवर्ड एरिया है। और उस कवर्ड एरिया के अंदर वो बारादरी है, दूसरी सहूलतें बनाई गई हैं। सिर्फ 12 एकड़ की तो वो जगह है जहाँ पे टर्मिनल की बिल्डिंग बनाई गई है। उस टर्मिनल की बिल्डिंग के अंदर एक वक्त में 130 जो यात्री होंगे उनको वहाँ पे डील किया जाएगा, यानी वहाँ पे काउंटर्स की तादाद पहले 76 थी, फिर उनको बढ़ा के 130 कर दिया गया है। ये एक टर्मिनल की बिल्डिंग अलग बनाई गई है जिसका मैंने आपको बताया कि 12 एकड़ पर है वो सारा रकबा। जब सिख वहाँ से आएंगे, आने के लिए एक और ख़ास बात यह है कि उनके लिए वीज़ा और पासपोर्ट की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। ये जो तकरीबात है उसके लिए वहाँ पे आएंगे, बायोमेट्रिक उनका होगा। बायोमेट्रिक के बाद वो जो फ़ीस देंगे उसका एक कूपन होगा, वो भी अभी नहीं है, बाद में जब वो शुरू हो जाएगा 12 के बाद होगा। वो कूपन लेके अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद उसका ये जो चांस है ना कि लोग शायद मिक्सअप हो जाएंगे या स्लिप हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पूरा जो 4.5 किलोमीटर का इलाका है, जो रास्ता है वो दोनों तरफ से फेंस किया गया है, वहाँ पर बाड़ लगाई गई है। उसके बाद जब वो उसके अंदर दाखिल होंगे, कम्प्लेक्स के अंदर जो गुरुद्वारा है दरबार साहब, उसके अंदर भी इसी तरीके से वहाँ पे फेंस है। उस फेंस के अंदर वो लोग रहेंगे और जब वहाँ से वो लोग वापस जाना चाहेंगे, वापसी पे उधर से ही वापस जाएंगे बसों पे, और फिर वहाँ पे जो टर्मिनल बिल्डिंग है पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो लाइन पे जहाँ पे भारत की सरहद है, वहाँ पे फिर उनकी एंट्री होगी बायोमेट्रिक, उससे वो चेक हो जाएंगे कि ये वही लोग हैं जो सुबह गए थे। अगर पाकिस्तान से कोई जाना चाहेगा तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब वो वापस भारत जाएंगे तो वहाँ पे भी इसी प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उनका अलग टर्मिनल बिल्डिंग बनी हुई है। जो पाकिस्तान के अंदर से आएंगे सिख लोग और जो बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं उनकी भी इसी तरीके से अलग रास्ता बनाया गया। उस रास्ते से जब वो टर्मिनल के उसमें गुरुद्वारे में दाखिल होंगे तो वहाँ पे भी उनके बायोमेट्रिक होंगे, और बायोमेट्रिक के बाद वो वापस आएंगे। वापसी पे फिर जो बंदा पाकिस्तान के अंदर की तरफ यानी नारोवाल की तरफ या पंजाब की तरफ आएगा, वहाँ से फिर उनके बायोमेट्रिक चेक होंगे। तो उसमें इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि कोई चांस नहीं है कि कोई आ जाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा उनका बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाजमी सी बात है कि इतना बड़ा ये मनसूबा है जहाँ सिख जो बरादरी है उनकी मजहबी रस्मात के अदायगी के हवाले से बड़ा होगा, और पाकिस्तान के लिए भी इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ये सफारती लिहाज से भी और पाकिस्तान की इमेज के हवाले से भी एक गेम चेंजर होगा। मैंने तारिक महमूद साहब का तारुफ़ कराया, लेकिन वीडियो के आखिर में एक तारीफ़ और करा देता हूँ कि जब हम एयरवाई में तारिक महमूद साहब के साथ थे तो जो सर मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, अपना पैकेज बनाया था, तो हमने बनाया था वो भी अल्लामा इकबाल के शेर के ऊपर था। पार्लियामेंटेरियन से हमने पूछा था कि अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना दें, तो किसी ने कुछ सुनाया था, किसी ने कुछ सुनाया था। और मुस्लिम लीग नवाज़ के एक MNA थे बिलाल यासीन, वो मेरे ऊपर चढ़ दौड़े थे मुझे मारने के लिए, और आप ही ने बचाया था और स्क्रिप्ट भी आपने लिख के दिया था उस रिपोर्ट का। तो नाज़रीन, आपसे इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा, और मेरे ख्याल से जो तारिक महमूद साहब ने आपको इस वीडियो में मालूमात दी हैं इंतहाई मुफीद मालूमात होंगी, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।